आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का मैथ्स है। ये सेकेंड पार्ट है आपका बहुपद। इसमें हम लोग 5 टॉपिक आज लिए हैं। आज 5 टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में होगा। तो पहला टॉपिक है आपका बहुपद। बहुपद क्या होता है इसमें पढ़ेंगे हम लोग। बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका घात। घात मीन्स बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। एक घाती, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सब पढ़ेंगे घात में। और राशियाँ, राशियाँ में हम लोग पढ़ेंगे चर राशियाँ, अचर राशियाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है बहुपद के शून्यक। इसमें सॉल्व करेंगे बहुपद के शून्य क्या होता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे देगा और कुछ भी बहुपद है उसमें बोल देगा कि जांच कीजिए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। कभी कभी 2 वैल्यू दे देता है, पूछता है कि इस पर क्या है, बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, ये जांच कीजिए। और आज का लास्ट टॉपिक रहेगा बहुपदों का गुणनखंड। तो बहुपदों का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि मध्य भाग को 2 भागों में बांट दिया जाता है कि ऐसा गुणनखंड, ऐसा जोड़िए घटाइए कि उसका गुणा करने पर अगला वाला अंक आ जाए आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद का मतलब यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बहु प्लस पद। बहु प्लस पद। बहुपद, पद मीन्स होता है भाग। पद मीन्स भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका भाग है 6x + 9, ये भी एक भाग है, ये 2 भागों से मिलकर बना है। फिर मान लीजिए हो गया आपका 3x² + 5x + 6, ये भी आपका 3 भागों से मिलकर बना है। इसी तरह से होता है बहुपद के प्रकार। फिर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बहुपद के प्रकार में यहाँ आ जाइए। पहला आपका होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। दूसरा आपका होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। तीसरा आपका होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अब देखिए कोई एक एग्जाम्पल लेंगे और एक ही एग्जाम्पल से हम लोग तीनों बहुपद समझ जाएंगे। तीनों बहुपदों के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, बहुपदीय। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। देखिए 6x² + 5x + 9। अब इसमें पद गिनिए। देखिए एक पद, द्विपद, 3 पद, यानी कि एक कौन सा पद बहुपद है, या त्रिपदी बहुपद है, यानी कि त्रिपदीय बहुपद। अब क्या बचा है, एक पद, इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका बहुपद। बहुपद के प्रकार। बहुपद क्या होता है इसका परिभाषा नहीं पेपर में पूछता है, बस बहुपद के प्रकारों पर कभी कभी सवाल पूछ देता है। जैसे मान लीजिए बोल देगा ये कोई अंग, ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देगा। एग्जाम्पल में अब पूछोगे कौन सा बहुपद है, बताइए कौन सा बहुपद है। एक पदी है, द्विपदी है, बहुपदी है, कौन सा बहुपद है। तो ये आपका कौन सा बहुपद है, ये आपका त्रिपदी बहुपद है। ये आपका कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है आपका 1, 2, द्विपदी बहुपद है। मान लीजिए सिर्फ अंग दे तब कैसे जानेंगे हम लोग कौन सा बहुपद है ये। जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका ये सिर्फ अंग दे दिया। जैसे मान लीजिए 9 दे दिया, अब पूछ दिया कि कौन सा बहुपद है। 11 दे दिया, पूछ देगा कौन सा बहुपद है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी सिंपल सा एक ही पद है, इसमें एक पदी बहुपद है। एक पदी है, ये भी कौन सा, एक पदी है, एक पदी। हम लोग को बस पद देखना है, ये नहीं देखना है कि इसमें x जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, भाई y जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये नहीं देखना है। बस ये देखना पद उसमें कितने हैं, सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4 जितना भी हो उसको बहुपदी या उतना पदी बहुपद कहते हैं। अभी आपका हो गया बहुपद के प्रकार खत्म हो गया। अब कैसे जानेंगे कोई दिया गया बहुपद चर, यानी दिया गया बहुपद चर बहुपद है या नहीं, ये कैसे जांच करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए चर बहुपद होते क्या है। ऐसा पद जिसमें या तो x हो, x² हो, x³ हो,
या फिर एक्स ना ही हो या फिर वाई हो, यानी कि चर राशियां कोई भी हो, वो बहुपद होगा। अगर उसमें आ गया कि जैसे करणी में एक्स आ गया या फिर 1/x आ गया या 1/x² आ गया, वो सब बहुपद की श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें हम चर बहुपद नहीं कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि हम चर बहुपद की जांच कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया 3x² + 5x + 6, बोले जांच कीजिए क्या ये चर बहुपद है। तो कैसे पता करेंगे? हमने आपको अभी बोला क्या, x² भी है इसमें, x भी है, 6 भी है, यह सब तो बहुपद के गुण है। अगर इसमें देखिए कहीं कड़ी में x दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, कहीं 1/x दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि क्या है, ये बहुपद है, ये सब चर बहुपद हैं, यानी कि ये बहुपद है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 3/x + 6, क्या ये चर बहुपद है? इसको कैसे क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया है कि अगर करणी में x हो या फिर 1/x हो या फिर करणी में y हो, यानी कि कोई भी हो, कोई भी चर बहुपद हो, तो ये सब अगर होगा अगर किसी बहुपद में, तो वो चर बहुपद नहीं होंगे, यानी कि क्या ये चर बहुपद है? नहीं है ये चर बहुपद। चलिए एक दो एग्जाम्पल और भी देखते हैं चर बहुपद क्या होता है। पेपर में ऐसे ही देगा, आपको पूछ देगा कि बताइए क्या चर बहुपद है या नहीं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए 6x³ + 6 करणी में x² + 6, क्या ये चर बहुपद है या नहीं? आप लोग तुरंत देखेंगे सर यहाँ तो कड़ी में, यानी कि चर बहुपद नहीं है, लेकिन नहीं, ये चर बहुपद है। देखिए कैसे है, 6x³ + 6, ये करणी में x² है भाई। अगर करणी में कोई चीज दो बार होता है तो उसको एक बार बाहर लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि बाहर निकालेंगे तो x बाहर आएगा, इसको x लिख सकते हैं +6, और बताइए करणी कहीं दिख रहा है? नहीं ना, यानी ये चर बहुपद है। हो गया। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और भी इसका देख लेते हैं कि चर बहुपद की जांच कैसे करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल है इसका, चौथा नंबर दे देगा आपको 5x² + करणी में x + 3, बताइए ये चर बहुपद है या नहीं? मैंने आपको अभी बताया अगर कड़ी में x हो या 1/x हो या 1/y हो या कुछ भी हो, तो चर बहुपद की श्रेणी में नहीं आते, यानी कि सीधे सीधे ये चर बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर कड़ी में x² होता तो उसे हम लोग एक x बाहर निकाल लेते, एक x अगर बाहर निकाल देता तो सिर्फ यहाँ सिंपल x बचता, यानी कि तो उस कंडीशन में ये चर बहुपद होगा। लेकिन अभी ये चर बहुपद नहीं है, तो आपका ये चर बहुपद भी खत्म हो गया। पीछे अभी हमने पढ़ा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो अगर कोई परिभाषा लिखना चाहे तो एक पदी बहुपद का परिभाषा लिख रहा है। जैसे ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 6 हो गया या फिर x हो गया, ये सब काम है, ध्यान दीजिएगा बीच में 6 हो गया, x हो गया, 5x हो गया, etc, ये सब एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है द्विपदी बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसका अगर एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे 5x + 6 एक एग्जाम्पल हो गया, 6x² + 9 दो एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, इत्यादि लगा सकते हैं आप लोग, etc। उसके बाद हम लोग को पढ़ा कि त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा, 3x³ + 5x + 6, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया त्रिपदी बहुपद का। नेक्स्ट देख लीजिए 4x7 + 5x - 3, ये भी त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गया। तो बहुपद लगभग हमने बहुपद के प्रकार है और बहुपदों की जांच कैसे करते हैं ये हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं घात। घात क्या होता है, बहुपदों की घात क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। चलिए देखते हैं घात। घात मीन्स बहुपद के घात। बहुपद की घात क्या होता है या बहुपद की घात किसे कहते हैं, यानी कि बहुपद में जो पावर होता है, यानी कि x पे पावर मान लीजिए 2 है, x पे पावर 5 है, उसे ही घात कहते हैं या उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। सिंपल सा देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है 3x² + 5 - 9। इसमें आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मान लीजिए 3x² + 5x - 9 है, इसमें बहुपद की घात बताइए।
तो आपको सिंपल से क्या करना है, बहुपद की घात मतलब जो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ा पावर x का या y का या चर का जो भी हो कितना है, इसमें देखिए इसमें x है यानी कि x चर है, इसका सबसे ज्यादा पावर कौन सा है 2, यानी कि बहुपद की घात कितना होगी 2। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ जाएगा 3x पे 9 माइनस 9, इसमें पूछेगा बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात इसका क्या हो जाएगा, इसका बहुपद की घात हो जाएगा 9। समझ गए बहुपद की घात क्या होता है, यानी कि x का जो घात होता है या x का जो पावर होता है उसे ही बहुपद की घात या बहुपद की पावर कहते हैं। हो गया, घात खत्म हो गया। आप पूछ देगा जैसे कि घात के प्रकार के भी आते हैं, जैसे बहुपद की घात कितने प्रकार की होती है, तो कई प्रकार की होती है। ऐसे जैसे मतलब x की एक घात होती है उसे एक घाती बहुपद नहीं कहते हैं, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें घात मैक्सिमम घात तो होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। फिर आ जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बस 3 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता, यानी कि आपका घात भी हो गया। अब एक परिभाषा लिखना चाहे तो घात का परिभाषा लिख सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x या फिर x, ये सब क्या होता है, ये सब रैखिक बहुपद है या फिर एक घाती बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती बहुपद का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हो जाएगा आपका 3x² माइनस 9। इस बहुपद में देखिए, इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, x की घात 2 है यानी कि द्विघाती बहुपद है। और एग्जाम्पल हो जाएगा x² प्लस 5। इस बहुपद में x की घात कितनी है मैक्सिमम 2 है यानी कि द्विघाती बहुपद। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती वाला आपका आखिरी है, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं चतुर्थघाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, लेकिन उतना नहीं आता आपकी बुक में, बस त्रिघाती बहुपद तक दिया गया, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। अब आप लोग तो बता ही सकते हैं त्रिघाती बहुपद का परिभाषा क्या होगा। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग चाहे तो बना सकते हैं या फिर देख लीजिए 3x³ प्लस 5x माइनस 9। इसमें देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है 3, x की मैक्सिमम घात कितनी है 3, इसलिए कौन सा बहुपद है त्रिघाती बहुपद। आप लोग ये एग्जाम्पल रटिएगा मत, इसे अपने मन से बना लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप देखिए बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3x, 5x कुछ भी हो सकता है। और दूसरा द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 9 एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे x² प्लस 5, या अपने मन से कोई बना सकते हैं जैसे 6x² प्लस 9 कुछ भी हो सकता है। अब आ जाएगा त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 9। आपको क्या करना है, देखना कौन सा बहुपद है उसमें x की घात बढ़ा देना है। अगर एक घात है तो x की घात 1 रखना है, बाकी उसके पीछे आगे से मतलब नहीं हो, माइनस है प्लस ये भी मतलब नहीं है। द्विघाती में आपको क्या करना है, द्विघाती में आपको देखना है कि उसके x की घात कितना है, 2 आती है, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, ये याद रखिए। अगर बहुपद है और मान लीजिए आप लोग द्विघाती बहुपद लिख रहे हैं और एग्जाम्पल मान लीजिए ये लिख दिया 3x² माइनस 4x³ प्लस 3। अब आपसे पूछा गया द्विघाती बहुपद के उदाहरण दीजिए और आपने लिख दिया ये एग्जाम्पल, लेकिन ये द्विघाती बहुपद नहीं है। देखिए शुरू में तो सही है, आप x² लिखे, चलिए मान लीजिए द्विघाती बहुपद, लेकिन हमने क्या कहा है कि मैक्सिमम x की मैक्सिमम यानी x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। इसमें तो एक और भी x है जिसका अधिकतम घात कितना है 3, तो कैसे हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, ये आपका है त्रिघाती बहुपद है। हो गया, अब चलिए बहुपद तो खत्म हो गया। हमारा तीसरा टॉपिक है राशियां। दूसरा टॉपिक अभी हमने पढ़ा कि घात क्या, बहुपद की घात क्या होता है और घात कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुपद की घात और घात खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग राशियों पर कि राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की राशियां 2 प्रकार की होती है, चर राशियां, अचर राशियां। अब देखिए चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां, चर राशियां
इसके परिभाषा में ये आप लोग बस एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही आपका काम चल जाएगा। परिभाषा इसका सटीक नहीं है। चर राशियां क्या होती हैं? जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसी राशियां जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि वेरिएबल राशियां। इसको इंग्लिश में वेरिएबल राशियां कहते हैं। अब देखिए वेरिएबल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे x का मान, हम कोई सवाल लगा रहे हैं, x का मान 5 आ गया, अगले सवाल में x का मान -5 आ गया, या उसके अगले सवाल में x का मान 12 आ जाएगा, यानी x y z और x और भी हो सकते हैं, जैसे y z हो गया, x हो गया, ABCD हो गया, MN हो गया। इसमें देखिए क्या आता है, इनमें एक सवाल में इसका वैल्यू कुछ और आ रहा है और नेक्स्ट सवाल में इसका वैल्यू कुछ और आ रहा है, यानी कि इसका मान बदल रहा है, यानी कि वेरिएबल ये बदलता है। इसलिए इस राशि को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील राशियां भी कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, x y z etc, मतलब A to Z अल्फाबेट के इसमें पूरा ला सकते हैं चर राशियां। इनका मान हमेशा बदलता रहे। याद रखिए चर राशियां मतलब परिवर्तनशील राशियां। परिवर्तनशील राशियां मतलब उनका मान बदलेगा। जैसे x y z का हर सवाल में, हर टॉपिक में या हर जगह उसका मान अलग अलग हो जाएगा। हर सवाल में इसका मान सेम नहीं आता है। और दूसरा क्या होगा, अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती है? अचर राशियां, अब तो आप लोग बता सकते हैं कि अचर राशियां किसे कहते हैं। चर राशि अगर आपको पता है तो चर राशि बता। चर राशि में क्या होता है? राशियों का मान हमेशा बदलता रहा, तो अचर में क्या हो जाएगा? अचर में आपका ये हो जाएगा कि राशियों का मान नहीं बदलता रहा, तो उनका एक फिक्स मान होता है, यानी कि ये नॉन वेरिएबल राशियां कहलाती हैं। जैसे अचर राशि में आपका आ जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब ETC जहां तक आप अंक ले लें। अब देखिए किसी सवाल में 2 की वैल्यू 2 ही रहती है ना, किसी सवाल में 2 की वैल्यू 5 थोड़ी हो जाएगी, या किसी सवाल में 3 की वैल्यू 6 थोड़ी हो जाएगी। ये जहां रहेगा, अगर 1 है जिसका मतलब 1 ही है, चाहे कोई भी सवाल में, चाहे गणित में यूज करें, चाहे फिजिक्स में यूज करें या केमिस्ट्री में यूज करें, सब जगह इसका मान सेम ही रहता है। इसलिए इसको नॉन वेरिएबल राशियां कहते हैं, यानी कि अपरिवर्तनशील राशियां कहते हैं। आपका राशि खत्म हो गया। अब ये अगला टॉपिक तो नहीं है बस, लेकिन इसको जानना जरूरी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पॉज कर लगा, राशियां खत्म हो गया। अब देखिए अगला क्या है। जैसे हम लोग नाम सुनते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक, गुणांक इसका अक्सर हम लोग यूज करते हैं। तो किसी चर राशि के आगे का अंकीय मान गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए x² है, ये क्या है? चर राशियां। इसके आगे मैंने 5 लगा दिया, क्या हो गया? ये 5 क्या है? 5 इसका x² का गुणांक है। इसी तरीके से मान लिया कोई बहुपद लिख दिया मैंने, 6x पे 5 प्लस माइनस 3x प्लस 9। और इसमें बताइए आप, जैसे इसमें 3 तरह का है। देखिए इसमें आपको ऐसा पूछ देगा कि x पे 5, यानी कि x पे पावर 5 का गुणांक कितना है? कितना? 6। पूछ देगा x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? 3। 9 क्या? 9 तो ऐसे ही अचर पद है। गुणांक समझ गए आप लोग, यानी कि अचर राशियों के आगे का जो अंकीय मान होता है उसे ही हम लोग कहा जाता है गुणांक कहते हैं। अब गुणांक के बाद एक और आ जाता है आपका शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद, इसको नोट में लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सिंपल सा इसका एग्जाम्पल भी है और आपका परिभाषा भी है। 0 क्या आ जाएगा? आपका शून्य बहुपद आ जाएगा। इसी भी कहते हैं शून्य बहुपद। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है। और शून्य बहुपद खत्म हो गया हम लोग का। गुणांक क्या होता है ये भी खत्म हो गया। राशियां क्या होता है ये भी खत्म हो गया। आप जल्दी जल्दी में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद में वही भाग, जैसे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये सब आता है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब आ जाएगा आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ा घात। घात क्या होता है? बहुपद की घात को, यानी बहुपद की पावर, यानी बहुपद के ऊपर जितना पावर होता है उसे बहुपद की घात कहते हैं। घात भी कई प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि एक घाती बहुपद की क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उसे एक घाती ना होगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद। और द्विघाती बहुपद में क्या आपका हो जाएगा? द्विघाती बहुपद में जो बहुपद की घात होती है, यानी जो मैक्सिमम घात होती है उसकी घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की मैक्सिमम घात कितना होती है? 3 होती है। यह आपका हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। फिर घात के बाद हम लोगों ने पढ़ा राशियां क्या होती है। राशियां मैंने आप लोगों को बताया 2 राशियां होती हैं, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है।
तो आप लोग मुझे बताया चर राशियां किसे कहते हैं, चर राशियां किसे कहते हैं, चर राशियों का पहले इंग्लिश क्या होता है ये जान लीजिए, चर राशियों को वेरिएबल राशियां कहते हैं। वेरिएबल नाम से पता चल रहा है परिवर्तनशील, यानी कि परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। और कैसे एक्स वाई जेड परिवर्तनशील राशियां, इसको कैसे जाने मतलब समझिए, किसी भी सवाल में एक्स वाई जेड आता है, आता ही आता है, चाहे एक्स वाई जेड आप माने, चाहे पी क्यू आर माने या कुछ भी माने, एबीसीडी में एबीसीडी के 2600 अक्षर में से कोई भी अक्षर मांगे, वो सब परिवर्तनशील राशियां, क्योंकि हर सवाल में हर जगह उनका मान बदलता रहता है। एक सवाल में अगर एक्स का मान 12 है तो अगले सवाल में एक्स का मान 24 भी आ सकता है, इसलिए ये सब परिवर्तनशील राशियां। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा कि अपरिवर्तनशील राशियां या अचर राशियां किसे कहते हैं, नॉन वेरिएबल राशियां, ऐसी राशियां जिनका मान कहीं नहीं बदलता, वो फिक्स वैल्यू के साथ आती हैं, हर जगह फिक्स उनका वैल्यू रहता है, उसे अचर राशियां कहते हैं। जैसे अंक, अंक में अगर मान लीजिए 5 है तो इसका मतलब 5 ही होगा भाई, किसी भी भाषा में समझाए 5 का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब 25 थोड़ी होता है, 5 का मतलब 5 ही होता है। ये हो गया आपका अचर राशियां। अचर राशि के बाद हम लोग पढ़ा गुणांक क्या होता है। गुणांक में मैंने आपको बताया कि चर राशियां यानी कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर के आगे जो अंकीय मान होता है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। गुणांक कुछ भी हो सकता है, गुणांक माइनस में भी हो सकता है, गुणांक प्लस में भी हो सकता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, माइनस में गुणांक कब होगा। एक बहुपद है -3x5 प्लस 4x प्लस 9, और इसमें आपसे पूछ रहा है एक्स पे पावर 5 का गुणांक बताइए, तो एक्स पे पावर 5 का गुणांक कितना है, 3 तो है, साथ में साथ माइनस भी है ना, तो एक्स पे पावर 5 का गुणांक कितना हो जाएगा, -3। और इसमें एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक कितना है, 4 हो जाएगा। तो गुणांक भी आप लोगों ने समझ लिया। और आखिरी में हम लोगों ने अभी पढ़ा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, यानी जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, यानी कि जीरो क्या है, जीरो है आपका शून्य बहुपद। अगला टॉपिक हम लोग का बहुपद का शून्य पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का शून्य क्या होता है, इसका परिभाषा देख लीजिए। पहले परिभाषा क्या होता है, दिए गए बहुपद में चर राशि के स्थान पर, यानी कि दिए गए बहुपद में चर राशि के स्थान पर 0 रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। मान क्या प्राप्त होता है, नाम से ही पता चलता है बहुपद का शून्य, यानी उसका वैल्यू 0 आएगा, बस आपको जांच करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई दे देगा x बराबर 2, पर बहुपद कोई दे देगा 3x² प्लस 5 माइनस 9, इसमें बोल देगा कि आप जांच कीजिए क्या बहुपद के शून्य है या नहीं, तो आपको बस इसमें जांच करना होता है कि बहुपद के शून्य है या फिर नहीं। इसमें सवाल हल नहीं करना होता, बस जांच करने होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं बहुपद के शून्य। तो सबसे पहले देख लीजिए बहुपद लिखने के तरीके क्या होते हैं। बहुपद लिखने के कई तरीके होते हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ एक तरीका जानते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 9, ये बहुपद हो गया। इन बहुपद को अच्छी तरीके से लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, इसमें देखिए सारे राशियां क्या है, चर राशियां x है, इसको ऐसे लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 9। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये स्टैंडर्ड है, इससे ऐसे ही बहुपद को लिखा जाता है। ये x के सापेक्ष में है, यहाँ p ऑफ x लिखते हैं। अगर मान लिया y के सापेक्ष हो तो क्या करें, सिंपल सा है, p ऑफ y क्या हो जाएगा 3y² प्लस 5y माइनस 9। कुछ नहीं बदलता है, बस चर राशियां बदल जाती हैं। अगर x के सापेक्ष में पूरा x है, अगर y के सापेक्ष में पूरा y है, अगर t के सापेक्ष में तो पूरा t रहेगा। ले लीजिए t के सापेक्ष में 3t² प्लस 5t माइनस 9। ये तो हो गया आपका बहुपद लिखने का तरीके, या बहुपद लिखने के मान लीजिए व्यापक सूत्र है या व्यापक पद है, इसे ऐसे ही बहुपद को लिखा जाता है। हम लोग पढ़ने वाले थे बहुपद के शून्य। चलिए देखते हैं बहुपद के शून्य में। मान लीजिए पहला हम लोग सवाल लेते हैं, p ऑफ x बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 8। अब आपको बोल देगा जांच कीजिए क्या है बहुपद के शून्य है या फिर नहीं। तो जांच करने के हमने आपको क्या बताया, चर राशि के स्थान पर 0 रखा जाता है, 0 रखने पर। तो चर राशि के स्थान, चर राशि कौन से है, देखिए सारा x है, यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे 0। तो x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो देखिए p ऑफ x की जगह पे 0 बराबर 3 इंटू x की जगह पे 0 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 8। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 का, फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 प्लस 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 माइनस 8, यानी कि p ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ रहा, माइनस 8 आ रहा है। ये 0 के बराबर है नहीं है, इसे क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य नहीं है, यानी कि जो ये है
3x² प्लस 5x माइनस 8 बहुपद शून्यक नहीं है, यानी कि इसे लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। दूसरा परिभाषा हम लोग या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये तो मान लीजिए बहुपद शून्यक नहीं है, इसका था एक देख लीजिए शून्यक वाला भी। सेकंड एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से भी सवाल बना सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड टॉपिक दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, और शुरू में जब बोरिंग चीजें आ जाती हैं तो आगे का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ने में, इसलिए आपको मैंने दूसरा चैप्टर उठाया बहुपद। वो अभी पहला चैप्टर भी पढ़ा जाएगा, ऐसे बात नहीं पहले छोड़ दिया, पहला भी पढ़ा जाएगा, लेकिन एक दो चैप्टर इसे कंप्लीट कर लेता ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट आ जाए, वरना शुरू में मैथ में बोरियत आ जाएगी तो बाबू अभी बहुत आगे तक जाना है। मैथ में एक बार बोरियत आ जाएगी दोबारा बोरियत हटता नहीं है बाबू, ये जान लो। तो हम लोग इसलिए बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद के बाद से देखेंगे, अगर कहेंगे आप लोग तो वही पढ़ लीजिएगा पहले, नहीं तो इसके बाद से दूसरा टॉपिक त्रिकोणमिति हो सके स्टार्ट किया जाए। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में पहला हमने बता दिया, पहला हमने जांच भी किया, क्या किया कि शून्यक नहीं है। अब देखिए कि क्या अगला जो हम एग्जाम्पल देंगे क्या वो शून्यक है या फिर नहीं है। देखिए p ऑफ x बराबर x प्लस 2, जांच कीजिए शून्यक है या फिर शून्यक नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपको, x के स्थान पे यानी चर राशि के स्थान पे 0 रखेंगे, p ऑफ 0 बराबर 0 प्लस 2, p ऑफ 0 ये 0 है, ध्यान दीजिएगा ना, 6 नहीं है, बराबर 2, ये भी 0 नहीं है, यानी ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप भी अपने मन से एग्जाम्पल कोई भी बना सकते हैं, जैसे p ऑफ y बराबर हो जाएगा आपका y माइनस 2। अब इसको भी जांच कीजिए क्या है बहुपद का शून्यक है या नहीं है। क्या करेंगे, y बराबर 0, तो p ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 2, p ऑफ या 0 y की वैल्यू 0 हम लोग रख रहे हैं, यानी y की वैल्यू 0 रखेंगे, p ऑफ 0 बराबर हो जाएगा माइनस 2। यह भी शून्यक नहीं है। देखिए अभी तो हम लोग x की पद में ज्ञात कर रहे थे, x की जहां ज्ञात की है सब x के पद में था, वो शून्यक नहीं है। और अगला ये आपका y के पद में देखिए शून्यक नहीं है। बहुपद के शून्य का तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका ये है, p ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा आपका, होगा जाएगा 5y माइनस 0। हमने आपको क्या अभी बताया कि चर के स्थान पर यानी x y z जो भी रहे उसके स्थान पर 0 रखते हैं। सबसे पहले y के स्थान पर 0 रखेंगे। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, p ऑफ 0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 0, p ऑफ 0 बराबर 5 बाई 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जाए 0, यानी कि p ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये देखिए 0 आया कि नहीं है। अब ये है आपका बहुपद का शून्य, क्या बोलेंगे कि 5y माइनस 0 ये बहुपद का शून्यक है, यानी कि इसे हिंदी में लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि 5 माइनस y बराबर दिया गया बहुपद का शून्यक है। अब बहुपद का शून्यक खत्म हो गया। वैसे आप लोग प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, चाहे तो आप किताब का जो एक्सरसाइज है उसको कल स्टार्ट किया जाएगा हम लोग, आज में इतना काफी भी है, और आप लोग चाहे तो अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आखिरी टॉपिक देख लेते हैं हम लोग जल्दी में। आखिरी टॉपिक है आपका बहुपदों का गुणनखंड, यानी कि बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग। बहुपद के गुणनखंड के लिए आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, शायद 8वीं में भी पढ़ा होगा आपका बहुपद के गुणनखंड। हम लोग के समय में तो 7वीं कक्षा से ही दे दिया जाता है बहुपद के गुणनखंड। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद के गुणनखंड कैसे करेंगे। बहुपदों का गुणनखंड, इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता। बहुपदों का गुणनखंड मतलब इसे कितना छोटा कर सकते हैं आप लोग, कोई लघुत्तम रूप में कितना छोटा रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए ये बहुपद दिया गया है आपका 6x² प्लस 5x प्लस 1, ये बहुपद दिया गया, और इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब सीधे और छोटा में कीजिए। ये 3 पद में, इसे जितना कम से कम पद में कर सकते इसे कीजिए। अगर देखिए बहुपद क्या है, अगर बराबर कुछ भी कर दिया या बराबर 0 या बराबर कुछ भी कर दिया तो बहुपद नहीं रह जाता। इस बात का खास ध्यान दिया जाए आप लोग। बराबर कर दिया गया बहुपद में तो बहुपद नहीं रह जाएगा, उससे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण करते हैं, समझिए। तो अभी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बराबर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हो गया। आप लोग कंफ्यूजन है क्या गुणनखंड और गुणनफल में? देखिए गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं को आपस में गुणा कराते हैं तो उनकी जो वैल्यू मिलती है उसे गुणनफल कहते हैं। गुणनखंड क्या आता है, जैसे मान लीजिए 6 का गुणनखंड हम लोग को निकालना है, 6 का गुणनखंड निकालना है, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 6 में भाग चली जाए, जिससे 2 3 6,
फिर किससे जाएगा, 3 से 1। अब देखिए 2 गुणे 3, ये जो 2 गुणे 3 है ना, यही 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब आपस में गुणा कराने पर उसका मेन वैल्यू जो है वो मिल जानी चाहिए। देखिए 2 गुणे 3, 2 3 6, मेन वैल्यू मिल जा रही है ना 6। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुपदों का गुणनखंड। तो सबसे पहले ये देखिए, इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि जोड़ना है घटाना है, प्लस है यानी कि जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे समझ में आएगा। जोड़ना है। अब देखिए लास्ट का अचर पद, अचर पद किसे कहते हैं, जिसका ना कोई चर नहीं हो, अचर पद यानी एक्स वाई जेड जिसमें नहीं उसे अचर पद कहते हैं। इसमें अचर पद कौन सा है बताइए आप लोग, सिंपल सा है। इसमें भी एक्स है, ये अचर पद नहीं है। इसमें भी एक्स है, ये भी अचर पद नहीं है। इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ये अचर पद है। यानी कि अचर पद को, यानी कि लास्ट वाले को शुरू वाले के गुणांक से, शुरू वाले गुणांक कितना, गुणांक अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। गुणांक क्या होता है, चर राशि के आगे के अंकीय मान गुणांक कहलाता है। यानी कि लास्ट का शुरू के, यानी कि लास्ट का शुरू के अंक में गुणा कराते हैं। तो 1 का या 6 का 1 में, या 1 का 6 में गुणा कराएंगे कितना होगा, 6 का गुणनखंड निकाल दिया 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस, यानी कि जोड़ने पर देखिए अब यहाँ से मेन आपको स्टार्ट होता है। गुणा करने पर इतना आना चाहिए, इतना मतलब 6 गुणे 1, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं चुनिए जो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और ये प्लस है यानी कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो क्या आपके पास 2 ही संख्या है, ये तो 2 वाला है, इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं सर 3 या 2, 3 और 2 होगा। लेकिन अगर और भी आता है, मान लीजिए 8 हो जाता है, उसमें 2 4 2 2 2 3 बार आता है, तो उसमें आप कैसे बताते हैं, वो अगले सवाल में देखा जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 3 है, या 3 और 2, इसका आपस में गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। इन 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों जोड़ा बन रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए इसको 6x² प्लस है, प्लस उतार लीजिए, 5 है, 5 को छोड़िए, 5 के बगल में x है, x लगा दीजिए। हमने आपको बोला 2 संख्याएं चुनी है जिनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो कितना है 3 + 2, जोड़ने पर 5, गुणा करने पर 6, जो लास्ट का है अचर पद ऐसे लिख दीजिए, हो गया। अब कोष्टक के बाहर की जो चीजें हमने कोष्टक के अंदर लाइए, जो आपको हो जाएगा 6x² प्लस 3 का x में गुणा कीजिए 3x, फिर 3 का 2 x का 2 में गुणा कीजिए 2x प्लस 1। अब सिंपल से कॉमन लेने की बात आती है, देखिए यहाँ पर कॉमन लेना समझते हैं आपको, भाग देना। इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, आराम से 3 कॉमन है, x कॉमन है, x भी कॉमन है। क्या x² दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन है। कैसे कॉमन बताइए, इसमें x² दिया है, इसमें x² नहीं है, इसलिए x² कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। छोटी चीजों को हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब सीधा सीधा भाग देना होता है। देखिए यहाँ पर 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और x भी। अब कैसे पता करेंगे क्या बचा है, यहाँ साइड में देख लीजिए आप लोग, शुरू में क्या लिखा 6x², कॉमन आपने क्या लिया 3x, भाग दे दीजिए। हमने कहा कॉमन लेने का मतलब भाग होता है। 3 दूना 6, एक x कट गया, बचा कितना 1x, यानी कि क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस, ये देखिए यहाँ भी देख लीजिए कितना है 3x, कॉमन कितना लिया है 3x, भाग देंगे कितना बचा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, हो गया कोष्टक बंद। ये प्लस है, प्लस उतार लीजिए। और फिर यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिलेगा, 2x + 1 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं। x कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो अब कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो वहाँ पर अक्सर कॉमन 1 मिलता है, 1 निकाल सकते हैं। x का क्या मतलब है 1, 2 में 1 से भाग देंगे, कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। 1 कॉमन लिए क्या बचेगा 2x प्लस, अब कितने बच्चों को कंफ्यूजन सर 1 कॉमन लेनी, यहाँ पर 1 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए भाई कैसे नहीं बचेगा, हमने आपको क्या बताया, कॉमन लेने का मतलब तो भाग देना। यहाँ पर क्या 1 में 1 से भाग देंगे, कितना बचेगा 1 ही बचेगा ना, 1 में 1 से भाग देंगे 1 बचेगा, 0 नहीं बचता है, 0 नहीं बचता है। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 बचता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब फिर से देखिए इन पूरे में कॉमन क्या मिलता है, अब यदि हम लोग 2 का जोड़ा लगाकर कॉमन ले रहे तो आप देखिए पूरे में कॉमन क्या मिलता है, पूरे में कॉमन 3x मिलता है। 3x यहाँ से यहाँ तक तो है 3x, लेकिन यहाँ से यहाँ में 3x नहीं है। और ये 2x + 1 यहाँ भी है, 2x + 1 यहाँ भी है, इसलिए हम लोग 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे। 2x + 1 कॉमन लेनी है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2x + 1 निकल गया, बचा क्या है 3x प्लस प्लस है अपना। यहाँ से भी देखिए 2x + 1 निकल गया, बचा क्या है 1।
हो गया, ये हो गया गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड ऐसे हो गया। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 3x+1, 3x+1 ये क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड।